हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश का। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात नहीं करने वाले, कंप्लीट करेंगे पेटेंट लॉ। ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो पेटेंट एक्ट 1970 की हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे और अमेंडमेंट वगैरह भी सब चीज़ उसके हिसाब से कंप्लीट करेंगे पेटेंट लॉ। अगर आपको सेम पीपीटी चाहिए या फिर दूसरे नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए, मेरा सोल्व पीवाईक्यू वगैरह CCSU के मैंने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, इस एक्ट में सेक्शन 21M में डिफाइन किया हुआ है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है एक पेटेंट जो ग्रांट किया जाता है अंडर दिस एक्ट। बस इतना सा बताया हुआ है पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ही एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, एक पेटेंट स्टैच्यूटरी राइट होता है जो ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक इन्वेंटर को फॉर ए लिमिटेड पीरियड। ध्यान रखना, ठीक है, ताकि इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट मिल सके टू मेक, टू यूज, टू सेल, ऑफर फॉर सेल और इम्पोर्ट द पेटेंटेड इन्वेंशन। ठीक है, ये एक टेरिटोरियल राइट होता है। अगर इंडिया में फाइल किया गया तो इंडिया के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, और असाइनेबल होता है, मतलब कि ये बेचा जा सकता है, लाइसेंस किया जा सकता है। ठीक है, टेरिटोरियल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, टाइम बाउंड होता है, इसकी लिमिट होती है 20 ईयर्स तक ही। सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पेटेंट राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर रिक्वायर्स इट। ठीक है, लीडिंग केस लो विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेज हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज में बोला गया था, पेटेंट मोनोपोली ग्रांट की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, नॉट एज ए रिवॉर्ड अलोन। ठीक है, व्हाट कैन बी पेटेंटेड, कुछ भी चीज जो क्वालिफाई करेगी एज एन इन्वेंशन अंडर द एक्ट वो पेटेंट की जा सकती है। ठीक है, अब इन्वेंशन क्या होती है? इन्वेंशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 21J में। ठीक है, एक इन्वेंशन का मतलब होता है इन न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस जिसको नोवेल्टी बोलते हैं, सेकेंड एन इन्वेंटिव स्टेप मतलब जिसको इन्वेंटिव स्टेप बोलते हैं। ठीक है, सेम सेम है। थर्ड है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसको यूटिलिटी बोलते हैं, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। फेलियर ऑफ इवन वन, अगर एक भी नहीं है तो पेटेंट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, इट मस्ट नॉट फॉल अंडर नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। सेक्शन 3 और 4 में नहीं आना चाहिए, वो कुछ मतलब कैटेगरीज है जिनमें पेटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इन्वेंशन को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्वेंशन की तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? ये तीन थी। ठीक है, नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नोवेल्टी, जिसको न्यूनेस बोलते हैं। द इन्वेंशन मस्ट नॉट हैव बीन पब्लिश्ड और यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द फाइलिंग डेट। फाइलिंग डेट क्या होती है? जिस दिन फाइल करते हो फाइलिंग डेट मानी जाती है, एप्लीकेशन वाली डेट। ठीक है, एक इन्वेंशन नहीं पब्लिश होनी चाहिए, ना फिर ना यूज होनी चाहिए कहीं भी वर्ल्ड में बिफोर द फाइलिंग डेट। इट मस्ट बी एंटिसिपेशन फ्री। एंटिसिपेशन फ्री क्या होता है? एक इन्वेंशन एंटिसिपेट मानी जाती है अगर वो कहीं भी पब्लिश हुई है। ठीक है, या फिर पब्लिकली यूज हुई है या फिर पब्लिक को उसके बारे में पता है। ठीक है, तो एंटिसिपेटेड मानी जाएगी, ध्यान रखना। तो एंटिसिपेशन फ्री होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में फॉलो किया जाता है एब्सोल्यूट नोवेल्टी स्टैंडर्ड। इसका मतलब है अगर पब्लिश है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो नोवेल्टी डिस्ट्रॉय मानी जाती है। इवन ओरल डिस्क्लोजर भी डिस्ट्रॉय करता है नोवेल्टी को। ठीक है, केस लॉ मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी वर्सेस नुजीविडू सीड्स जो भी है, इसमें बोला गया था कि पब्लिक नॉलेज एनीवेयर कहीं भी, तो वो डिस्ट्रॉय करती है नोवेल्टी को। ठीक है, सेकंड है इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप का एक सीधा सा टेस्ट होता है कि वुड द इन्वेंशन बी ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन दैट आर्ट। मतलब कि जो किसी भी आर्ट में स्किल्ड है कोई बंदा, उसको वो इन्वेंशन अगर ऑब्वियस लग रही है तो उसमें इन्वेंटिव स्टेप यूज नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 21J, मतलब 21J पेटेंट एक्ट 1970 में। इसका मतलब होता है फीचर जो इन्वॉल्व करता है टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दैट मेक द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। ये सेम वही बात है। इसका मतलब क्या है? मान के चलो कोई दवाई है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज किया है, ठीक है, तो उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। अगर ये टैबलेट है, ठीक है, आपने क्या किया? आपने ये थोड़ा फास्ट काम करती है, ठीक है, आपने इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी, पहले मतलब स्ट्रक्चर चेंज करी है, थोड़ा फास्ट काम करती है, ठीक है, बेटर है पहले वाले से बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें इन्वेंटिव स्टेप यूज हुआ माना जाएगा। ठीक है, थर्ड है यूटिलिटी, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यूटिलिटी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी, अंडर सेक्शन 21AC। ठीक है, पेटेंट एक्ट 1970, इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, अगर वो एक जस्ट ब्यूटीफुल आइडिया है ना, कोई इसका यूज नहीं है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इन्वेंशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। ठीक है,
प्योरली थ्योरेटिकल इन्वेंशन आर नॉट पेटेंटेबल, वो पेटेंटेबल नहीं होती है। यूटिलिटी मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक। केस लो राजस्थान ब्रूवरीज वर्सेस स्ट्रो ब्रूवरीज में बोला गया था कि यूटिलिटीज मस्ट बी रियल, स्पेक्युलेटिव नहीं होनी चाहिए। इन्वेंशन जो पेटेंटेबल नहीं है उसके बारे में सेक्शन 3 बात करता है। अगर कोई इन्वेंशन नहीं है या फिर यूजफुल है तो इट वोंट गेट ए पेटेंट अगर वो फॉल करेगी इन नेगेटिव लिस्ट, मतलब इन सेक्शंस में, ठीक है। पहला है सेक्शन 3A, फ्रिवोलस इन्वेंशन और दोज कॉन्ट्रेरी टू ए वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ, जैसे कि परपेचुअल मोशन मशीन होती है। मतलब इन्वेंशन जो यूजलेस होती है, सिली होती है और इम्पॉसिबल टू वर्क होती है। जैसे जो मशीन होती है ना जो चलती है फॉर एवर विदाउट एनर्जी, यूट्यूब पे बहुत मीम बनते हैं इसके, तो वो पेटेंट नहीं की जा सकती। सेक्शन 3 भी बात करता है इन्वेंशन दैट कैन हार्म सोसाइटी, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और मोरल्स, ठीक है, सच एज वेपन फॉर बायोलॉजिकल वार, ऐसी चीज जैसे कि वो अलाउ नहीं होती है पेटेंट कराने के लिए, पेटेंट के लिए अलाउ नहीं होते हो। सेक्शन 3C बात करता है डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ठीक है, या फिर कोई लिविंग थिंग जो नेचर में मिली है, ठीक है, तो उसका भी कोई पेटेंट नहीं होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है यार, ये पेटेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेक्शन 3D सबसे इंपॉर्टेंट है, मेड ए डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ ए नॉन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द एनहांसमेंट ऑफ द नॉन एफिकेसी। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि मेडिसिन वगैरह ऑलरेडी है पहले से ही, ठीक है, तो मेकिंग ए स्लाइटली चेंज और न्यू फॉर्म ऑफ इट विल नॉट गेट ए पेटेंट अनलेस इट इज एक्चुअली वर्क बेटर इन ट्रीटमेंट। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना ये मेडिसिन वाला, ये सेम वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब कि अगर कोई मेडिसिन पहले से है, ठीक है, तो मेकिंग स्लाइटली चेंज, उसमें थोड़ा सा अगर हल्का सा आप चेंज करोगे ना या फिर उसकी फॉर्म चेंज करोगे, ठीक है, तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा जब तक कि एक्चुअली पहली वाली से बेटर नहीं होगी ट्रीटमेंट में, ठीक है। नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका पेटेंट शायद टाइम खत्म हो गया था, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था अपनी मेडिसिन में ताकि 20 साल का पेटेंट उनको और मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी क्योंकि वो बस एक न्यू फॉर्म था नॉन सब्सटेंस का विदाउट सिग्निफिकेंस थेरापौटिक एफिकेसी, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का यही मतलब होता है उसमें थोड़े थोड़े चेंज करते रहो, उसकी वैलिडिटी बढ़ाते रहो, उसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को रोकता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके नया पेटेंट फिर 20 साल के लिए ले लिया, वो गलत होता है, ठीक है। सेक्शन 3I बात करता है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उनका पेटेंटेबल नहीं होते हैं वो। प्लांट एनिमल सीड्स और प्लांट वेराइटीज वो पेटेंट नहीं कराई जा सकती एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेक्शन 3 के बाद करता है प्योर मैथमेटिकल मेथड्स और बिजनेस आइडियाज और कंप्यूटर प्रोग्राम बाय देमसेल्व्स आर नॉट पेटेंटेबल, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, मान के चलो एक प्रोडक्ट है डी, ठीक है, अब उसको बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस लगा, आपने पहले ए सामान लिया, उसके बाद आपने बी लिया और उसके बाद सी सामान लिया, ठीक है, और क्या बना, डी बना, ठीक है, तो ये हुआ एक प्रोसेस, ठीक है। या तो आप इसको पेटेंट करा लो या फिर आप इसको पेटेंट करा लो, इसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट पेटेंट होता है, इसमें प्रोसेस पेटेंट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। फोकस करता है प्रोडक्ट पेटेंट एंड रिजल्ट पे, मतलब कि डी पे। प्रोसेस पेटेंट फोकस करता है मेथड पे जो यूज होता है क्रिएट करने में लिए उस प्रोडक्ट को, मतलब कि A+B+C पे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, नो वन एल्स कैन मेक दैट प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ द मेथड। प्रोडक्ट पेटेंट में वो प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता और प्रोसेस पेटेंट में अदर कैन मेक द सेम प्रोडक्ट। मतलब प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है, A+B+C यूज करके डी बन रहा है ना, तो A+B+C आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर A+B+C+Z+, ठीक है, वाई बन के भी अगर डी बन रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको A+B+C यूज नहीं करना है। आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो, अगर सेम प्रोडक्ट बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका मेथड डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है हाई प्रोटेक्शन टू द इन्वेंटर, प्रोवाइड करता है थोड़ी लोअर प्रोटेक्शन, बट एनकरेज करता है डाइवर्स मेथड्स को, लोग दूसरे दूसरे मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा एनकरेज करता है इन्वेंटर्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट मिलता कैसे है, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अभी हम। कौन अप्लाई करता है, अंडर सेक्शन 6 ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी और या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। फाइलिंग द सबसे पहले क्या होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आधी अधूरी है, ठीक है, वो प्रायोरिटी डेट सेट करने के लिए होते हैं, मतलब कि भाई मान के चलो आज 22 Feb है, ठीक है, तो आज ही कर लेते हैं, ठीक है, हाफ मेरा अभी तक आधा पूरा हुआ है तो आधी एप्लीकेशन दे देते हैं प्रोविजनल, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब उसके बाद 12 महीने को टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए वो एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली पब्लिश की जाती है ऑफिशियल जर्नल में 18 महीनों के बाद। उसके बाद क्या होता है, प्री ग्रांट अपोजिशन। एक बार पब्लिश होने के बाद किसी को चैलेंज करना होता है तो वो चैलेंज कर सकता है, ठीक है, ग्रांट होने से पहले पेटेंट को, ठीक है।
ग्राउंड इंक्लूड करते हैं लैक ऑफ नोवल्टी, नॉन पेटेंटेबिलिटी सेक्शन 3 वगैरह, या फिर रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। पेटेंट नहीं एग्जामिन होता है जब तक एप्लीकेंट फाइल नहीं करता एक आरएफई। आरएफई का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, 48 महीनों के अंदर अंदर। उसके बाद होता है एग्जामिनेशन एंड एफईआर। जो एग्जामिनर होता है वो चेक वही चीज करता है जो हमने पढ़ी थी, नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इशू करता है एक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिस्टिंग एनी ऑब्जेक्शन। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होते हैं तो उस रिपोर्ट में लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्स टू ऑब्जेक्शन, एप्लीकेंट को रेस्पॉन्ड करना होता है और कंप्लाई करना होता है सारे ऑब्जेक्शन के साथ 6 महीनों के अंदर अंदर। ये 3 महीने के लिए एक्सपेंडेबल होता है, मतलब 6+3, ठीक है, बस 6 महीने में कर दो, ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कंट्रोलर स्टिल अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, तो हियरिंग कंडक्ट की जाती है। ग्रांट ऑफ पेटेंट, अगर सारी रिक्वायरमेंट मीट होती है और कोई अपोजिशन पेंडिंग नहीं होता है तो पेटेंट ग्रांट किया जाता है और सील कर दिया जाता है, ठीक है। और ग्रांट उसके बाद पब्लिश किया जाता है पेटेंट जर्नल में, ठीक है। उसके बाद होता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। ओनली जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कोई कंपटीटर या फिर कोई रिसर्चर फाइल कर सकता है कोई अपोजिशन विद इन 1 साल के अंदर अंदर ग्रांट से, ठीक है। टर्म एंड रिन्यूअल सेक्शन 53 कहता है कि जो पेटेंट है ना वो वैलिड रहता है 20 साल के लिए फ्रॉम द फाइलिंग डेट। एक एनुअल बेसिक रिन्यूअल फीस देनी होती है टू कीप द पेटेंट इन फोर्स, ठीक है। छोटा सा प्रोसेस था ये। राइट ऑफ पेटेंटीज, पेटेंटी को फॉलोइंग एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट के लिए उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं टू प्रिवेंट थर्ड पार्टी फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इंपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट। जिसका उसके पास पेटेंट है, ठीक है, वो रोक सकता है किसी भी थर्ड पार्टी को। अगर कोई यूज कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, ऑफर कर रहा है सेल के लिए, ठीक है, बेच रहा है या फिर इंपोर्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। और सेम यही राइट्स मिलते हैं प्रोसेस के केस में, ठीक है, कि उसके प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट ना बनाए, उसके प्रोसेस को कोई यूज ना करे और बेचे ना, ठीक है। राइट टू लाइसेंस, मतलब कि जो पेटेंटी होता है ना वो ग्रांट कर सकता है लाइसेंस दूसरों को यूज करने के लिए उस इन्वेंशन को इन एक्सचेंज ऑफ एनी रॉयल्टी वगैरह, ठीक है। राइट टू सरेंडर अंडर आर्टिकल 63, जो पेटेंटी है ना वो कंट्रोलर को सरेंडर कर सकता है पेटेंट, ठीक है। टर्म ऑफ पेटेंट सेक्शन 53 के अंदर वही है। जो टर्म ऑफ पेटेंट सारी इंडिया में अवेलेबल है वो 20 ईयर्स की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, ध्यान रखना, इसलिए वो प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की जाती है, ठीक है, ताकि प्रायोरिटी डेट सेट हो जाए, ठीक है। टू कीप इट अलाइव, रिन्यूअल फीस देनी होती है एनुअली, ठीक है। अगर फीस नहीं पे की जाती है तो पेटेंट लैप्स हो जाता है बट रिस्टोर कर दिया जाता है 18 महीनों के अंदर अंदर अंडर सेक्शन 60, ठीक है। लिमिटेशन ऑन पेटेंटीज राइट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी लाइसेंसिंग सबसे पहला है। जब एक पेटेंट ओनर सप्लाई नहीं करता इन्वेंशन प्रॉपरली और या फिर पब्लिक के लिए बहुत एक्सपेंसिव बना देता है उसको, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए पेटेंट विदाउट द ओनर्स परमिशन, ताकि पब्लिक की नीड मीट हो सके, ठीक है। सेकंड है गवर्नमेंट यूज। गवर्नमेंट इटसेल्फ यूज कर सकती है एक पेटेंटेड इन्वेंशन पब्लिक पर्पजेज के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर और डिफेंस वगैरह, विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द पेटेंट होल्डर। नेक्स्ट है रिसर्च एक्सेप्शन और बोलार प्रोविजन, मतलब कि यूजिंग ए पेटेंटेड इन्वेंशन ओनली फॉर रिसर्च, स्टडी और एक्सपेरिमेंट, ये अलाउ होता है और ये नहीं कंसिडर किया जाता है एज एन इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। अब इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज की बात करते हैं। इन्फ्रिंजमेंट जब होता है जब कोई एक्सरसाइज करता है एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पेटेंटी विदाउट उसकी परमिशन के, ठीक है। ये इंक्लूड करता है मेकिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट, यूजिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस, सेलिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट और इंपोर्टिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट टू इंडिया, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन्फ्रिंजमेंट का हमेशा पेटेंटी पे रहता है, ध्यान रखना। नॉर्मली पेटेंटी को प्रूव करना होता है इन्फ्रिंजमेंट हैज टेकन प्लेस, ठीक है। इसका मतलब होता है पेटेंटी को दिखाना पड़ेगा कि ये पेटेंट मेरा है और वैलिड है, ठीक है। पेटेंटी को दिखाना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने यूज किया है पेटेंटेड इन्वेंशन को, ठीक है। रिवर्स बर्डन होता है प्रोसेस पेटेंट में। इन केस ऑफ प्रोसेस पेटेंट जो बर्डन होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट पे, मतलब कि डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि उसने जो प्रोसेस यूज किया ना वो डिफरेंट है पेटेंटेड प्रोसेस से, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट क्या नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस है। गवर्नमेंट यूज, रिसर्च एजुकेशन और बोलार प्रोविजन जो हमने पहले पढ़ा था। गवर्नमेंट यूज मतलब कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है पेटेंट को खुद के लिए। रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज, यूज फॉर एक्सपेरिमेंट या फिर टीचिंग के लिए, ये सब जगह अलाउ होता ही है। बोलार प्रोविजन मतलब कि यूजिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन टू कलेक्ट डेटा फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। बोलार प्रोविजन मोस्टली उस पेटेंट के लिए होता है जो जिसकी वैलिडिटी 3 साल बची हुई होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जुडिशियल रेमेडीज दी गई है। अगर कोई पेटेंट इन्फ्रिंज होता है तो पेटेंटी फाइल कर सकता है सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में फॉर इंजेक्शन या फिर डैमेजेस क्लेम करने के लिए, या फिर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर डिलीवरी अप ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, ठीक है। क्रिमिनल रेमेडीज रेयरली यूज होती है सीरियस केसेस में, ठीक है, पेटेंट वाले केस में, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है। अगर जब इन्फ्रिंजमेंट होता है उससे 3 साल के अंदर अंदर आप शूट फाइल कर सकते हो। जुडिक्शन एरिया जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ शुरू से, ठीक है। एक बार शुरू से जाते हैं। हमने पेटेंट के बारे में पढ़ा है, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वेंशन पढ़ लिया पूरा, इन्वेंशन क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इन्वेंशन के बाद हमने पढ़ा जो इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होते हैं उसके बारे में सेक्शन 3 और 4 बात करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट, जो कि बहुत आसान होता है। एक्विजिशन ऑफ पेटेंट एक प्रोसेस होता है, कैसे एप्लीकेशन दे के फिर उसके बाद पब्लिकेशन होता है, फिर प्री ग्रांट अपोजिशन होता है, कोई अपोज कर सकता है ग्रांट से पहले, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट देनी होती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे। उसके बाद राइट ऑफ पेटेंटीज के बारे में पढ़ा था, टर्म पढ़ी थी पेटेंट की, सेक्शन 53 बोलता है 20 साल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ी थी, कंपलसरी लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट यूज और रिसर्च एक्सेप्शंस, बोलार प्रोविजन वगैरह। उसके बाद हमने पढ़ा इन्फ्रिंजमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा रेमेडीज और उसके बाद ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका पेटेंट लॉ कंप्लीट। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, अदरवाइज पेटेंट पे 50 वीडियो में बना सकता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा होता है सर, आपको लो पता ही है आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो यार, लाइक तो वीडियो खोलते ही कर दिया करो उसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ भी कमेंट करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है। तो यहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे लिंक आएगी, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो छूटी हुई है जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में जो वीडियो है इसको कंप्लीट कर लेना, कुछ छूटा हुआ है तो। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।